इन योर हिस्ट्री बुक, ठीक है, जहाँ हमने देखा था कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज जो हैं उन्होंने दिल्ली पे जो है दिल्ली को जो है रूल किया था, ठीक है। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओपन पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, a closer look, administration and consolidation under the खलजीज एंड तुगलक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है खलजी और तुगलक किंगडम के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और कंसोलिडेशन कैसी थी, यानी कि उन्होंने कैसे अपने आप को जो है और ज़्यादा मजबूत किया था। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि दिल्ली जैसे दिल्ली जितने बड़े सल्तनत को जो है कंसोलिडेट करने के लिए यानी कि मजबूत बनाने के लिए वहाँ पे बहुत रिलायबल यानी कि बहुत भरोसेमंद गवर्नर्स की ज़रूरत पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स की, यानी कि जो काम काज संभालेंगे किंगडम का, ऐसे बहुत भरोसेमंद लोगों की जो है ज़रूरत पड़ती है, तभी एक किंगडम जो है वो जो है कंसोलिडेट हो सकती है यानी कि स्ट्रॉन्ग हो सकती है। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. यानी कि जो ये थे दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम इल्तुतमिश था, जिनकी बेटी रजिया थी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये क्या फेवर करते थे इनको, ये जो फेवर करते थे कि जो इनके गुलाम हैं जो इनकी खरीद के लेके आए हैं मिलिट्री सर्विस से, परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी कि सेना में भर्ती करने के लिए, सेना में सेवाएं देने के लिए जिन गुलामों को इन्होंने खरीदा है, जिनको बंदगन कहते थे पर्शियन में, ये प्रेफर करते थे कि ऐसे लोगों को जो है गवर्नर बनाना चाहिए। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम, और इन लोगों को जो है बहुत ही सावधानी से जो है ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं जो किंगडम के, जो राज्य के इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज होते थे, उनको उनमें जो है ये काम कर सके, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा जो है अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, क्योंकि ये इनको जो है खरीद के लेके आए होते हैं, इसके गुलाम थे, तो ये क्या थे, पूरी तरीके से डिपेंड थे अपने राजा पे, और राजा इन पे जो है पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता था। स्लेव रादर देन सन्स, द सुल्तान वर एडवाइज, सुल्तान को जो है सलाह दी गई, द स्लेव, अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for it, needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। ये कहते हैं कि स्लेव कौन होता है, देखो एक स्लेव वो होता है whom one has brought up and promoted, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड, यानी कि एक गुलाम को पकड़ना और उसे आगे बढ़ाना, उसकी देखभाल करना, ठीक है, पूरी लाइफ के लिए, अ होल लाइफ टाइम, एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, यानी कि एक इतना अच्छा स्लेव, इतना अच्छा गुलाम मिलना किस्मत की बात होती है। वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन, और ये कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी कहते हैं, बताते हैं कि एक वर्दी यानी कि एक काम करने लायक, एक जो है कुशल और एक्सपीरियंस गुलाम जो है एक अच्छे सन से भी बेहतर होता है, यानी कि ये बता रहे हैं कि गुलाम अगर आपको एक अच्छा मिल जाएगा तो वो आपके अपने सगे बेटे से भी अच्छा होगा, ठीक है। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। अब जो खलजी और तुगलक थे, इन्होंने इसी तरह के जो स्लेव्स थे जिनको बंदागन बोलते हैं इनको, और हम्बल बर्थ यानी कि जो गरीब लोग होते थे जिनको ये क्लाइंट बोलते थे, समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। क्लाइंट कौन होते हैं कि ऐसे हम्बल फैमिली से वो लोग आते थे, पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, उनको ये जो है पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे, यानी क्यों देते थे गरीब लोगों को, ताकि वो इनका भरोसा कभी ना तोड़े, इन लोगों को क्लाइंट बोला जाता था। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, इन लोगों को ये जनरल और गवर्नर के पद पे तैनात करते थे। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
उनकी पॉलिटिक्स में, यानी कि ये स्टेबल नहीं रह पाते थे, ये चीज़ें भी होने लगी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. अब ये कहते हैं कि जो स्लेव होते थे और जो क्लाइंट होते थे वो अपने मालिक के लिए तो बहुत ज़्यादा वफादार होते थे, लेकिन जो उनके हायर होते थे, यानी कि जो राजाओं के जो हायर्स होते थे उनके लिए वफादार नहीं होते थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब जो नया राजा बनता था, अब देखो मान लो कि एक राजा है, उसने कुछ गुलाम खरीदे, कुछ क्लाइंट खरीदे, ठीक है, उनको पोस्ट दे दी, तो वो उस राजा के साथ तो बहुत फेथफुल रहेंगे, लेकिन जब उसका बेटा, उस राजा का बेटा जब नया राजा बनेगा तो वो उसके साथ फेथफुल ज़्यादा नहीं रहते थे। तो क्या होता था, उसके जब नया राजा बनता था तो उसको जो है अपने सर्वेंट्स नए चुनने पड़ते थे, तो उससे क्या होता था, इंस्टेबिलिटी आती थी, यानी कि बार बार इन लोगों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। एज ए रिजल्ट the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। तो जो नए और पुराने ये जो काम करने वाले लोग, सर्वेंट्स होते थे, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, गवर्नर होते थे, जनरल होते थे, क्योंकि पुराने वाले क्या थे, पहले वाले राजा के थे, नए नए आके जो कुछ और नए अपॉइंट करे, तो इन दोनों में जो है कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, यानी कि इन दोनों ग्रुप्स में जो है मतभेद हो जाते थे। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base board to high offices। अब ये जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो गरीब लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पे बना रहे थे, तो जो ये ऑथर्स थे, यानी कि जो ये लेखक थे और जो ये तारीख थे, ये क्रिटिसाइज करते थे दिल्ली के सुल्तानों को कि इन्होंने इतने लो एंड बेस बोर्ड, यानी कि बहुत ही गरीब परिवारों के लोगों को इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे क्यों बिठा रखा है। ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार, अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज खाजिन, अ बार्बर, मनका कबाब, अ कुक एंड 2 गार्डनर्स, लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। यानी कि ये सब क्या थे, देखो कितने छोटे छोटे लोग थे, कि कोई नाई था, बार्बर था, ठीक है, कोई कुक था, कोई माली था, इनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी। जियाउद्दीन बरानी, a mid-14th century chronicler, reported their appointment as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। यानी कि जो ये लेखक है, इनको लगता है कि ये चीज़ें, मतलब किसी माली को, किसी कुक को इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठा देना जो है राजा की जो है ये बताता है कि राजा कितना ज़्यादा जो है अनस्टेबल हो गया था, यानी कि राजा में अब जो है राजनीति करने की क्षमता नहीं बची थी, ये ऐसा इनको लग रहा था, ठीक है। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes। अब जो अर्लियर सुल्तान थे, उन्हीं की तरह खलजी और तुगलक ने भी क्या करा, मिलिट्री कमांडर्स जो होते थे, मिलिट्री के जो कमांडर्स थे, उनको जो है एज अ इन्होंने भी मिलिट्री कमांडर्स को जो है अपनी टेरिटरी का गवर्नर अपॉइंट किया था, ठीक है, जो इनकी अलग अलग साइज की टेरिटरीज थी। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति, ठीक है। ये जो लैंड होती थी इनको क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे, और जो इनको होल्ड करता था उसको क्या बोलते थे, इक्तादार या फिर मुक्ति बोलते थे। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। अब जो ये मुक्तीज होते थे, इनकी क्या ड्यूटी होती थी कि जो इनका एरिया है वहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ठीक है, और जो इनकी अगर इनकी कहीं लड़ाई होगी तो मिलिट्री को ये जो है लीड करेंगे। जो मिलिट्री सर्विसेज ये मुक्तीज देते थे, उनके बदले में ये क्या करते थे, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे, ठीक है, रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, और वो रेवेन्यू जो ये कलेक्ट करते थे, यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे, उसको अपनी सैलरी की तरह यूज़ करते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और जो सिपाही उन्होंने अपनी सेना में भर्ती कर रखे थे, उनको भी जो है ये इसी रेवेन्यू में से सैलरी पे करते थे। दे कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस
was not inheritable and if they were assigned thus for a short period of time before being shifted। अब ये कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव कंट्रोल जो है इन मुक्तिस पे तब होता था इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन्ड thus फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, यानी कि उनको बदलने से पहले कुछ छोटे समय के लिए उसको वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए दिया जाए। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक, यानी कि वो बहुत थोड़े समय के लिए उसको एक जगह पे अपॉइंट करते थे और वो वहाँ पे रिजाइड नहीं कर सकता था, रह नहीं सकता था वहाँ पे, ठीक है, उसको सिर्फ वहाँ सर्विस करने के लिए जाना होता था। तो ये जो हार्ड कंडीशंस होती थी ये किन किन ने अप्लाई करी थी? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ने। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by मुक्तीज। अब ये जो मुक्ति थे इनके ऊपर एक अकाउंटेंट भी बिठाया जाता था कि जितना भी ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स की फॉर्म में वो कितना आया है, वो ये जो है अकाउंटेंट जो है उस पर एक चेक रखते थे। Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। अब इन पे ये नज़र भी रखी जाती थी कि जितना जो है राजा ने बता रखा है, नवाब ने बता रखा है, सुल्तान ने, कि इतना ही टैक्स आपको रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना है, उतना ही रेवेन्यू ये कलेक्ट करें और जितने सोल्जर्स इनको बोले गए हैं सिर्फ उतने ही सिपाही ये रख सकें। As the Delhi sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the samanta, aristocrats and rich landlords to accept their authority। अब हमने देखा था ना लास्ट क्लास में हिंटरलैंड क्या होता है, शहर के पास का वो एरिया जहाँ से फूड की और बाकी चीज़ों की सप्लाई शहर में आती है। तो ये इन सुल्तान जो थे ये इन्होंने हिंटरलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया और जो हिंटरलैंड में रहने वाले जो सामंत थे, चीफ्टन्स थे, इनको भी बोला कि तुम हमारी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लो। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या है, स्टेट का मतलब सरकार ने, मतलब जो राजा था उसने खुद ही जो है यहाँ का लैंड रेवेन्यू अपने कंट्रोल में कर लिया था। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टन्स टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड, यानी कि जो लोकल जो ऐसे लोग थे जो वहाँ का रेवेन्यू को फिक्स करते थे और कलेक्ट करते थे उस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि जो ये नवाब थे, ये जो सुल्तान थे, इन्होंने बोला हम इस चीज़ को खुद ही कलेक्ट करेंगे। द राइट्स ऑफ लोकल चीफ्टन्स कैंसल एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, बल्कि उन लोगों को भी कहा जाने लगा कि अब तुम्हें भी टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। The Sultan's administrators measured the land and kept carefully accounts। अब जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो लैंड को जो है मेज़र करते थे और जो है क्या करते थे, वो केयरफुल जो है अकाउंट को बनाते थे। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर। जो पुराने कुछ चिफ्टन्स थे और जो लैंड ऑनर्स थे वो सुल्तान के जो है रेवेन्यू कलेक्टर्स बन गए थे, यानी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एंड असेसर्स, दे वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। ऑन द कल्टिवेशन कॉल्ड खराज, यानी कि जो भी फसलें उगाई जाती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसको खराज बोलते थे। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी किसान ने उगाया उसका 50% वो जो है खराज के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लेते, यानी कि आधी ही सिर्फ किसान के पास बचती थी, आधी जो है ये लोग जो है खुद ही कलेक्ट कर लेते थे। दूसरी थी ऑन कैटल एंड तीसरी थी हाउसेज। दूसरी थी कैटल पे जो मवेशी उन्होंने पाल रखे थे और तीसरी जो उनके घर थे उस पर भी जो है रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of Delhi sultans, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट का दूसरा पार्ट था वो इन दिल्ली के सुल्तानों की पहुंच से काफ़ी बाहर था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। अब बंगाल जो दिल्ली से इतना दूर है उसके ऊपर राज करना या उसको कंट्रोल करना दिल्ली में रह के बहुत मुश्किल था। एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। अब जब जैसे ही इन्होंने जो है सदर्न इंडिया को अनेक्स करा तो पूरे रीजन जो है इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि आज़ाद हो गया। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, यानी कि जो
गंगेटिक रीजन था, उसका जो जंगलों का रास्ता था, ये लोग वहाँ पे पेनिट्रेट यानी कि वहाँ पे घुस नहीं पाए थे, यानी कि उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे। लोकल चीफ्टन्स एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन दीज रीजन्स, और जो लोकल चीफ्टन्स थे उन्होंने अपने राज वहाँ पे बना रखे थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ समय के लिए इन दोनों राजाओं ने जो है कोशिश भी करी, दोनों सुल्तानों ने, कि इन जो डीप के फॉरेस्ट के एरियाज है इन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करें, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए ये कंट्रोल इनको कर पाते थे। चीफ्टन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। इब्न बतूता, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes, अब chieftains के बारे में बता रहे हैं, forfeited themselves in mountains, in rocky uneven rugged places as well as in the bamboo groves। अब ये लोग खुद को कहाँ forfeit करते थे, यानी कि खुद को कहाँ छुपा के रखते थे? जो बड़े बड़े mountains होते थे, uneven rugged places होते थे, है ना, पत्थरों की चट्टानों के इनके बीच में, बैम्बू के ग्रूव्स में ये छुप के रहते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट हॉलो इट इज़ बिग। इंडिया में जो है बैम्बू छोटा नहीं होता था बल्कि बहुत बड़ा होता था, तो उसमें ये लोग छुप के रहते थे। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरट्विन्ड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। मतलब कि ये जो बैम्बू के जंगल थे ये इतने घने थे कि इनमें आग का भी कोई असर नहीं होता था, यानी कि इनमें ये लोग छुप के रहते थे। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। The chieftains live in these forests which serve them as ramparts inside which are their cattle and their crops। अब ये लोग जो chieftains थे ये इन जगहों पे जो है छुप के रहते थे और इनकी cattle और crops भी यहीं पे होती थी, यानी कि इन्होंने अपने खेत भी बना रखे थे और जानवरों को भी पाल रखा था। There is also water for them within, that is rain water which collects there। अब ये बारिश के पानी को भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते थे और अपना जो है सर्वाइवल कर लेते थे। Hence they cannot be subdued except by powerful armies। अब यानी कि इन लोगों तक पहुँचना, इन लोगों को हराना इतना आसान नहीं था जब तक कि बहुत बड़ी आर्मी इन तक ना भेजी जाए। Who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments। अब जो बड़ी सेना थी वो कैसे एंटर करती थी? बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से इन बैम्बू को कट करती थी और तब इन तक पहुँच पाती थी। The Mongols under Genghis Khan invaded Transozina in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। मंगोल्स जो हैं धीरे धीरे करके जो है दिल्ली तक पहुंच रहे थे। मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो राज था उस समय में मंगोल्स ने दिल्ली पे बहुत ज़्यादा अटैक किए। एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, और मोहम्मद तुगलक के जो शुरुआती साल थे राज करने के उसमें जो है मंगोल्स ने बहुत अटैक किए। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge। अब इस कारण जब ये मंगोल बार बार इन पे आक्रमण कर रहे थे तो इन दोनों रूलर्स को क्या करना पड़ा? अपनी सेना को वहाँ से मोबिलाइज करना पड़ा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे इनको एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज यानी कि कामकाज करने के चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेट्स सी हाउ द टू सुल्तान्स डील्ड विद दिस। अब इन दोनों में जो है डिफरेंस बताया गया है कि कैसे दोनों ने जो है इन चेंजेस को जो है फेस किया। मोहम्मद खिलजी को देखते हैं। दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 1300 एंड 1302 टू 1303। दो बार दिल्ली पे अटैक किया गया। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब एक तरीके से रक्षात्मक रणनीति इसने अपनाई और बहुत बड़ी सेना को वहाँ पे तैयार कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक राइन। ठीक है, जो ये दिल्ली सल्तनत थी इस पे जो है अटैक किया गया जब ये मोहम्मद तुगलक के शुरुआती साल थे। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मंगोल आर्मी को जो है मोहम्मद तुगलक ने हरा दिया। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। जो ये मोहम्मद तुगलक था इसको अपनी सेना पे पूरा भरोसा था। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोजीना। और जो है ये बहुत ज़्यादा जो है जो इसकी आर्मी थी इसको इस पर ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट करता था, फेथ करता था और इसको पता था कि ये इजीली जो है उसको हरा देगा। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसलिए उसने बहुत बड़ी सेना लगाई। यानी कि मोहम्मद खिलजी तो है जो डिफेंसिव पॉलिसी अपना रहा था, लेकिन जो तुगलक था वो अटैकिंग था। अलाउद्दीन
कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। अब जो ये था, इसने एक गैरिसन टाउन बनाया जिसका नाम था सिरी। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the 4 cities of Delhi, Delhi One Punha, was emptied for its residents and the soldiers garrison there. अब इसने क्या करा, तुगलक ने जो है नया गैरिसन टाउन बनाने की बजाय इसने क्या किया, जो 4 पुरानी सिटी थी दिल्ली की, इनको खाली कर लिया और यहाँ पे इनके जो है सोल्जर्स के गैरिसन टाउन बना दिए। द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ, और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनको साउथ में दौलताबाद भेज दिया गया। अब मोहम्मद खलजी के पास आते हैं, इधर आते हैं। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, सोल्जर्स को जो है खाना खिलाना पड़ता था। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्सड एट 50% ऑफ द पीजेंट यील्ड। अब ये हमने अभी भी देखा था कि 50% जो फसल है ये लोग खुद ले लेते थे, तो इस 50% फसल को जो है वो अपने सोल्जर्स का खाना जो है उनको खाना खिलाने के लिए यूज़ करते थे। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस। अब यह मोहम्मद तुगलक भी यही कर रहा था, लेकिन ये कुछ एडिशनल टैक्सेस भी लगा रहा था क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी थी। दिस कोइंसाइडेड विद द फेमाइन इन द एरिया, ये जो है उसी तरीके की थी जिस तरीके का एक जो है कोइंसाइड विद द फेमाइन इन द एरिया, यानी कि जब कोई फेमाइन आ जाए यानी कि बाढ़ आ जाए, इस तरीके की सिचुएशन। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अब जो है सोल्जर्स को पे करना पड़ता था। द अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तस, तो ये क्या है इनको कैश में पे कर रहा था। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। अब इनको पैसे मिलते थे ना कि सामान मिलता था, तो ये क्या करते थे, सोल्जर्स को जो है दिल्ली के मर्चेंट से, व्यापारियों से सामान खरीदना पड़ता था और इनको डर रहता था कि कहीं मर्चेंट जो है कीमतों को बढ़ा ना दे। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अब इस सब चीज़ों को रोकने के लिए ये क्या कहता था, व्यापारियों को जो है कीमतें बढ़ाने नहीं देता था गुड्स की। प्राइसेस वर केयरफुली surveyed by the officers and merchants who did not sell the prescribed rates was punished। अब ये क्या करते थे, कीमतों को कंट्रोल में करते थे और जो लोग ऊंची कीमत पे बेचने की कोशिश करते थे उनको पनिश करते थे। अब मोहम्मद तुगलक वॉज पेड ही सोल्जर्स कैश सैलरीज। अब मोहम्मद तुगलक भी जो है कैश में सैलरी पे करता था, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। अब प्राइसेस को कंट्रोल करने की बजाय ये क्या करता था, ये टोकन करेंसी को यूज़ करता था। समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जिस तरीके से आज के टाइम में पेपर करेंसी होती है, नोट होते हैं, बट मेड आउट ऑफ चीप मटेरियल नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, सस्ते तरीके के मटेरियल से बने हुए थे ये। पीपल इन द 14th century डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, दे वर very smart, they saved their gold and silver coins and paid all the taxes to the state with this token currency। अब जो ये लोग थे, लोकल लोग थे, ये क्या करते थे, सोने चांदी के सिक्कों को तो संभाल के रख लेते थे और जितना भी टैक्सेस सरकार को पे करना था वो इन करेंसी में, टोकन करेंसी में पे करते थे। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजीली। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, जो अलाउद्दीन थे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे वो सफल रहे थे। क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज राइन फॉर हिज चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड इन द मार्केट। जितने भी क्रॉनिकलर्स हैं जो मतलब हिस्ट्री को लिख रहे हैं, उन सब ने जो है इसकी तारीफ की है कि इसने बहुत अच्छे से प्राइसेस को कंट्रोल किया था, गुड्स की सप्लाई को एफिशिएंटली मैनेज किया था। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन, और इसने सक्सेसफुली जो है मंगोल के जो इन्वेड कर रहे थे यानी कि आक्रमण कर रहे थे मंगोल, उससे सक्सेसफुली ये निपटा था। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर, ये मोहम्मद तुगलक को जो है फेलियर बता रहे हैं। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, ठीक है, कश्मीर में जो इसने कैंपेन लगाया था वो एक तरह का विनाश था। देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसोजिना एंड डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी। अब इसने जो है वहाँ पे कब्जा करने के बारे में इरादा छोड़ दिया और अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंटेड। अब लोग क्यों अपने घर छोड़ के दौलताबाद जाएंगे, है ना, तो लोगों ने विरोध भी किया। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड रिबेलियन। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है भुखमरी फैल रही थी, फेमाइन हो रहा था और जो है टैक्सेस को ये बढ़ाया जा रहा था, तो उसकी वजह से लोगों ने जो है रिबेल करना शुरू कर दिया क्योंकि लोग जो है भूखे मर रहे थे। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी recalled. In this list, the Muhammad Tughlaq's failure was sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, the Delhi Sultan planned to campaign and capture
मंगोल टेरिटरी। अब ये कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक के फेलियर्स को कभी कभी जो है भुला दिया जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने कि मंगोल टेरिटरी को, मंगोल के क्षेत्र को कब्जा करने के बारे में प्लान किया था। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन खिलजी को तो हमने देखा ना कि वो बहुत ही डिफेंसिव यानी कि सुरक्षात्मक रूप से चल रहा था, अटैक नहीं कर रहा था। मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। अब जो ये मोहम्मद तुगलक था ये अटैक कर रहा था उन पे, तो ये जो है मंगोल्स के अगेंस्ट जो है डिफेंसिव पॉलिसी नहीं बल्कि अटैकिंग पॉलिसी को अपना रहा था। The Sultanate in the 15th and 16th centuries. Look at the table number 1 again. You will notice that after Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. इनके बाद कौन आए? सैयद और लोधी डायनेस्टी। By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and entire South India had independent ruler who established फ्लरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्परस कैपिटल। अब ये जो रीजन थे यहाँ पे जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स थे और इन्होंने अपनी जगह को बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर लिया था। ठीक है, दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान्स एंड राजपूत। इस समय में कुछ नए रूलर्स भी आए जैसे कि अफगान और राजपूत। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल। मतलब इस टाइम में जो स्टेट एस्टैब्लिश हुई वो छोटी तो थी लेकिन काफ़ी पावरफुल थी एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। शेर शाह सूरी स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैनेजर of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the मुगल एम्परर हुमायूं। अब ये जो शेर शाह सूरी था इसने क्या करा, एज ए मैनेजर इसने अपने अंकल की छोटी सी टेरिटरी बिहार का जो मैनेजर था, फिर इसने धीरे धीरे मुगल एम्पायर को जो है चैलेंज किया और उसको हराया हुमायूं को। शेर शाह कैप्चर दिल्ली, अब इसने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, और अपनी खुद की एक डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश की। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, सिर्फ 15 साल तक ही ये राज कर पाया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड दैम मोर एफिशिएंट। उसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो मेजर्स लिए जाते थे उन्हीं को और ज़्यादा इफेक्टिव बना के यूज़ किया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉर फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। अब इसी शेर शाह के मॉडल को ही जो है अकबर ने फॉलो किया था। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर को मजबूत करा। अब हम देखते हैं एल्सवेयर क्या था। द 3 ऑर्डर्स एंड द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स वॉज फर्स्ट फार्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 3 ऑर्डर का जो आइडिया था वो फ्रांस में सबसे पहले फार्मुलेट हुआ था। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। इसने पूरी सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया। दोज हु प्रेड, दोज हु फॉट एंड दोज हु टाइल्ड द लैंड, यानी कि एक जो पूजा करते हैं, दूसरे जो लड़ाई लड़ते हैं और तीसरे जो कि खेती करते हैं। दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट द डोमिनेंट रोल ऑफ इन सोसाइटी। अब जो ये हैं जितने भी लोग चर्च में, मतलब चर्च ने इस ऑर्डर को 3 ऑर्डर को जो है सपोर्ट किया, क्योंकि इससे जो है उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो मजबूत हो रही थी। दिस हेल्प द एमर्जेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। अब इससे जो है एक नया वॉरियर ग्रुप यानी कि नया युद्ध का एक जो ग्रुप था वो उभर कर सामने आया जिसको हम नाइट्स कहते हैं। द चर्च पैट्रोनाइज्ड दिस ग्रुप। अब जो चर्च थे वो जो है इस ग्रुप को पैट्रोनाइज करते थे एंड यूज देम टू प्रोपोगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड, और अपने भगवान की शांति के आइडिया को फैलाने के लिए यूज़ करते थे। अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट अमंगस देमसेल्फ एंड सेंड देम इंस्टेड ऑफ ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। अब ये क्या करते थे, टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, मतलब ये वॉरियर्स को बोलते थे अपने आप में मत लड़ो, बल्कि जो है उनको जेरूसलम में कैंपेन लगाने के लिए यानी कि जेरूसलम में मुस्लिमों पर अटैक करने के लिए यूज़ करते थे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड्स। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. Originally, these knights did not belong to class of nobles, but they end the 11th century in France and in Germany. Humble origins of these warriors were forgotten. धीरे धीरे जो है इनके वॉरियर्स के को जो है भुला दिया गया। By 12th century, nobles were wanted to be known as knights. जो nobles थे वो भी चाहते थे कि उनको नाइट के मतलब कहकर बुलाया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है बाकी जो है पार्ट में हो रही थी। आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया।